एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं CDNP जिगमंड एजुकेशन में क्लास 12th की मैथ्स। और इस क्लास में आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी प्रॉब्लम्स आज हम सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, और उनको आप अच्छे से करेंगे तो निश्चित रूप में आगे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो देखते हैं आज की क्लास का टॉपिक क्या है। इसके लिए हमें बोर्ड पर चलना होगा। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और आज हम एक विशेष क्वेश्चन देखेंगे, एक नहीं दो क्वेश्चन देखेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, हिंदी में अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल के ज्यामितीय अर्थ क्या होते हैं, ये हम समझेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और स्पेशली एग्ज़ाम के लिए और ख़ास तौर से कुछ खास क्वेश्चन के लिए इनका यूज अच्छे से होता है। इसलिए इनकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निरूपण हिंदी में कहा जा सकता है, इसे हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल। फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट समझना है किसके लिए, फॉर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। टू वेक्टर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे हमें। ये टू वेक्टर्स देखिए, एक ले लिया हमने ए वेक्टर और दूसरा ले लिया हमने बी वेक्टर। ठीक है, इसमें ये देखो एक का नाम हमने दे दिया, ये क्या है, ए वेक्टर है, और ये वाला क्या है, दूसरा वाला बी वेक्टर। ठीक है, और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों ही सदिशों के बीच का कोण कितना है, थीटा है, और ये 0 या ओ ओरिजिन। अब इसमें एक टू परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम। ये देखें, एक हम इसको ड्रॉ करने के पहले चलो एक क्वेश्चन पूछना जरूरी है। एक वर्ड है, एक शब्द है प्रोजेक्शन, या हिंदी में से कहते हैं प्रक्षेप। मान लो कोई भी लाइन है, ये देखो जैसे कि एक लाइन ये है। ठीक है, अब कहा जाए इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, तो बता सकते हैं क्या, शायद सोच के बताएं। अगर नहीं बना तो हम बताते हैं। देखो, कल्पना कर लें कि, या फिर पहले मैथ्स की लैंग्वेज बता देते हैं। ये देखो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है, यहाँ पर हमने इस लाइन को कहा L1
और ये है L2। अब हमें क्वेश्चन क्या देना है, लाइन L1 का L2 में प्रोजेक्शन या प्रक्षेप क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसके टर्मिनल पॉइंट से, मतलब दोनों सिरों से जिस पर प्रक्षेप या प्रोजेक्शन निकालना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखो, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये बीच में जो हिस्सा आ रहा है, देख रहे हैं, ये A और B, इसे हम क्या बोलेंगे, लाइन L1 का लाइन L2 पर प्रोजेक्शन या प्रक्षेप क्या कहलाएगा, वो AB कहलाएगा। इसे एक और बेहतर प्रकार से फिजिक्स के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। जैसे यहां पर कल्पना करें, प्रोजेक्शन और प्रक्षेप को बहुत अच्छे से समझने के लिए थोड़ा कंसंट्रेट होकर के बैठें और समझें। कल्पना करें, इमेज करें कि एक रॉड है और वह रॉड किसी कमरे में आप खड़े हैं और उसकी जो रूफ है, छत है, उसको किसी भी धागे से ऐसा क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। ऐसा यहां से ये छत के एक हुक से ऐसा बांध करके लटका दिया गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि जहां पर हुक लगा हुआ है वहीं पर एक हम बल्ब जला देते हैं, बल्ब लगा देते हैं, ये बल्ब लगा देते हैं। बाकी कमरे में और कोई बल्ब नहीं है। अब सोच के देखो, या यूं कहा जाए कि यहां से हम टॉर्च जलाते हैं, ठीक है, ऊपर से क्या करते हैं, टॉर्च जलाते हैं। तो अब होगा क्या कि ये जो रॉड है, इसकी फर्श पर एक परछाई बनेगी। सोच के देखो कैसी बनेगी, AB क्या होगी, इस रॉड की क्या होगी, परछाई ही होगी। इस हिस्से में प्रकाश होगा, लाइट होगी, इस हिस्से में लाइट होगी, लेकिन इस हिस्से में क्या होगा, इस रॉड की एक परछाई बनेगी। समझ में आ रहा है। यह जो परछाई है, वास्तव में इसी परछाई को हम क्या बोल सकते हैं, प्रक्षेप बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रक्षेप बोल सकते हैं, या प्रोजेक्शन बोल सकते हैं। प्रोजेक्शन, ठीक है। इसे अदिश घटक भी कहा जा सकता है, एक प्रकार से घटक भी है, स्केलर कंपोनेंट। क्या कहलाएगा ये, स्केलर कंपोनेंट। समझ गए। यह बात जो हमने समझाई, अगर इसका रूल पकड़ना है तो कैसे समझेंगे, जिसका भी प्रक्षेप पूछा जाता है, जिसका भी प्रक्षेप हमें निकालना है, हमें क्या करना होता है, उसके दोनों सिरों से सामने वाली लाइन पर क्या करना पड़ता है, लंब खींचना पड़ता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे मान लो हम यहां से ये एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब पूछे हम कि ये वाली जो लाइन, लंबी लाइन जो देख रहे हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है, L है, और इसका नाम क्या है, स्मॉल l है। स्मॉल l लाइन का कैपिटल L लाइन पर प्रोजेक्शन प्रक्षेप क्या होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से और यहां से इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, करके देखते हैं।
ये देखो, यहाँ से हम शुरू करेंगे और सामने वाली लाइन में ले जाएंगे, जहां पर ये देख लो 90 का एंगल बनना जरूरी है। ये देखो, यहाँ ये 90 का एंगल बन रहा है, ये बन रहा है। अब इसके बाद यहां से एक और करेंगे, ये लिया और ये देख लो, ये 90 का एंगल बन गया। मतलब अगर प्रोजेक्शन कब तक नहीं कहलाएगा, अगर हमने ये वाला एंगल 90 का नहीं लिया। ये देख लो, ये समझ गए। अब अगर यह बात समझ में आ गई है तो फिर हम अपने डायग्राम पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, पहले वाले डायग्राम पर आ जाते हैं। ये देखो, इसमें हमने क्या कहा कि ये देखो, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी, और ये है ओ। क्वेश्चन क्या है, ओ ए लाइन का ओ बी लाइन का ओ ए लाइन पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ओ बी ऑन ओ ए। ये यूं कहा जाए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, निसंदेह परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो कैसा करेंगे, अब इसका एक टर्मिनल, एक सिरा तो ज्वाइंट है ही, इसलिए इस वाले को ज्वाइंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, सिर्फ एक सिरा बचा है, इसलिए इस सिरे को लेंगे हम और यहां से क्या कर देंगे, सामने वाली लाइन पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए हो गया, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। अब उल्टा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। क्या करना पड़ेगा, इसका फर्स्ट पॉइंट ए वेक्टर का तो ज्वाइंट ही है इसे। अब इस सेकंड वाले पॉइंट को क्या करेंगे, सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब यहां शुरू करेंगे। ये देखो, यहां शुरू करेंगे और कहां जाएगा ये बोलो, ये यहां पहुंचे। ठीक है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सामने वाली लाइन पर 90 का एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये देख लो, ये एंगल कितना बना, 90 का बन गया। कितने का बना बोलो, ये 90 बना, और यहां भी कितना बना बोलो, ये भी 90 बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक का नाम दे देते हैं एम और एक का नाम दे देते हैं एन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम यूज करेंगे बाई डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, बाई डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब हम कुछ राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, जैसे सबसे पहले ओ ए एम, ओ ए एम, इसमें कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, थीटा ये तो परपेंडिकुलर बेस ओ एम। ठीक है, आधार वर्गीकरण बेस अपॉन
हाइपोटेनस ओ एम अपॉन कितना ओ ए आया। ओ एम की वैल्यू कितनी है, ओ एम हमें रियल में ओ एम ही चाहिए है। ओ एम इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, ओ ए इंटू कॉस थीटा। ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए वेक्टर नहीं, ओ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, मॉ ए वेक्टर। तो ओ ए कितनी होगी बोलो, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू कितना बोलो, कॉस थीटा। जरा बताइए ओ एम क्या है, अभी अभी बताया था हमने, पढ़ चुके हैं। ओ एम क्या है, देखो ओ एम है ये ओ ए लाइन का ओ बी लाइन पर प्रक्षेप, ठीक है, क्लियर है, या प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का बी वेक्टर पर क्या है, प्रक्षेप, ठीक है। तो चाहे तो इस बात को लिखा जा सकता है, यहाँ पर ये बता सकते हो कि ओ एम क्या है, ओ एम क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, और हिंदी में ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप या अदिश घटक। ओ एन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ओ एन क्या है, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप है, हिंदी में लिख सकते हैं भाई, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप। अब इसके बाद एक और लेंगे हम, यहां पर ट्रायंगल, कौन सा होगा वो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी एन, देख लो ओ बी एन मिला, इसमें भी हम कॉस थीटा ही निकालेंगे, कॉस थीटा ओ बी एन, कॉस थीटा मतलब बेस क्या है, आधार इसका ओ एन है, अपॉन, ठीक है, इसका हाइपोटेनस करंट क्या है बोलो, ओ बी, ये डायरेक्ट लिख देते हैं मॉड ऑफ बी वेक्टर, ऊपर एक बार लिख चुके हैं वैसा हम। और अगर प्रॉब्लम लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओ बी ही लिख सकते हैं, यही बढ़ा के हम लिख देते हैं ओ एन और मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ओ एन का मान निकाल लो, ओ एन की वैल्यू, ओ एन क्या होगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर देखो फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बताओ जरा ये क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए वेक्टर और कॉस थीटा हटा करके क्या लिखना है, ओ एम। तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हट गया ये, तो सिर्फ क्या बचा है यहाँ पर, मॉड ऑफ बी वेक्टर और मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ एम, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड से
अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बोलो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा की वैल्यू क्या, ओ एन है। ये क्या आ जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा बोलो, ओ एन। ये इक्वेशन नंबर 4 और 5 ही हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग दे रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट की। समीकरण नंबर 4 और 5 से डॉट प्रोडक्ट का ज्यामिति अर्थ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। यहाँ हम लिख के बताते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ये देखो क्या रिजल्ट निकल रहा है, ये दोनों का, ये देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर, देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एनी वन वेक्टर। समझ रहे हैं बात को, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एनी वन वेक्टर। एनी वन मतलब चाहे बी का मॉडुलस चाहे ए का मॉडुलस, इसमें बी का लिखा है इसमें ए का लिखा है, इसलिए हमने क्या बोला, मॉडुलस ऑफ एनी वन वेक्टर। ठीक है, समझ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ एनी वन वेक्टर एंड। अब सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, जैसे हमने यहां लिखा ओ एम, ओ एम क्या है, ओ एम या ओ एन क्या है, इसको जानने के लिए डायग्राम को वापस लाना पड़ेगा। तो डायग्राम को इसी तरफ ले आते हैं। डायग्राम को यही, ये देखो, अब अच्छे से देख सकते हैं। हाँ, अब पढ़ के देखें, यहां पर ओ एम क्या है, देखो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर अगर मॉडुलस ऑफ एनी वन वेक्टर मतलब किसी एक सदिश का मापांक, ठीक है, किसी एक सदिश का मापांक जिसका भी लिया जाए, उसके अलावा दूसरे सदिश, जैसे हमने यहां किसका लिया, बी का मापांक, तो ओ एम क्या है, दूसरे सदिश का पहले सदिश पर प्रक्षेप, बी वेक्टर का ए वेक्टर प्रक्षेप। ठीक है, यहां पर अगर हमने क्या लिया, ए वेक्टर का मापांक लिया, दूसरा क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। ठीक है, तो ओ एन मतलब क्या है, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप। ठीक है, कहा जा सकता है इसमें लिखने के लिए, ये देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ये मॉडुलस ऑफ एनी वन वेक्टर इनटू, इनटू क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ अदर या सेकेंड। ठीक है, सेकेंड वेक्टर ऑन दिस या वन वेक्टर। वन के बदले हम फर्स्ट भी लिख सकते हैं, फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, हिंदी में क्या होगा, किसी एक सदिश का मापांक और दूसरे सदिश पर
पहले का प्रक्षेप। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल किसी भी एक सदिश के मापांक और दूसरे सदिश के पहले सदिश पर प्रक्षेप के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ एनी वन वेक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। इससे हमें फायदा क्या मिलता है, इससे हमें फायदा ये मिलता है कि जैसे ये देखिए, चलो क्वेश्चन के प्रारूप में आते हैं। मान लो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हम कैसे समझ पाएंगे। जैसे ए वेक्टर हमको दिया गया है, ये देख लो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर दिया गया है 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। अब इसमें क्वेश्चन बना दिया गया सीधा सीधा कि हमें क्या करना है, फाइंड, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। हिंदी में ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालो। ठीक है, अब प्रक्षेप निकालो तो इसके लिए कई बार बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम ये दोनों फार्मूले याद रखते हैं तो बात कभी नहीं बिगड़ेगी। मतलब हमारे सामने फार्मूले क्या होना चाहिए, हमारे सामने फार्मूले होना चाहिए दो फार्मूले। एक कौन सा, ओ एम इज इक्वल टू कितना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, और सेकेंड है ओ एन इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन क्या, मोड ऑफ ए वेक्टर। समझ रहे हैं, ये फार्मूले बहुत ही यूजफुल हैं। ये देखो, इनको हम साइड में रख देते हैं यहां पर, और यहां देखते हैं। देखो ओ एम क्या है, ओ एम है किसका, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। कैसे इस बात को अपने मेमोरी बॉक्स में फिक्स करोगे कि ओ एम का मतलब कैसे और ओ एन कैसे निकालना है, इनका यूज कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या है, ओ एम क्या है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, मतलब जिस पर प्रक्षेप होता है वो अपॉन में होगा। समझ गए, जिस पर प्रक्षेप होता है, यहाँ पर ऑन बी मतलब क्या है, अपॉन में बी, ऑन ए मतलब अपॉन क्या हो जाएगा, ए। समझ रहे हैं बात को। जैसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर, मतलब ऑन क्या है बोलो, बी। जैसे ये आया ऑन बी, समझना बात को, ऑन बी लिखा हुआ है, तो ऑन बी का मतलब क्या, तुरंत लिखा तुमने, तुरंत लिखा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, या हिंदी में इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ चाहो तो ओ एम लिखो और नहीं लिखना तो कोई बात नहीं है, ओ एम। ठीक है, इज इक्वल टू कितना लिखोगे बोलो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या लिखा, ऑन बी, बी पर, जो कोई जिस पर ऑन है मतलब वो कहाँ आएगा बोलो, अपॉन में आएगा। ये लो, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लो, दोनों का डॉट कैसे निकलेगा, 2 निकलेगा।
यहाँ कितना आएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अपॉन में मॉड ऑफ बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 हुआ, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, कितना आया बोलो 2, अपॉन कितना आया रूट 6, ये आंसर निकल आया। हो गया। अब अगर इसमें ये पूछा जाता क्या, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, मतलब बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, तो हम क्या लिखते किस पर है, ऑन बी, ए पर। ए पर मतलब अपॉन में क्या आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर, और ऊपर कितना, ऊपर तो सेम टू सेम आता है, ये देख लो। हो गया। यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये हम निकाल चुके हैं पहले ही, इसलिए 2 बार नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, और अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 2 अपॉन रूट 3, ये लो निकल आए। तो निश्चित रूप में देखा हो तुम सभी लोगों ने कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और इससे कितनी अच्छी बात समझ में आती है। और हो सकता है पेपर कभी ऐसा आए, एग्जाम में दिया तो नहीं है लेकिन देना चाहिए, डायरेक्ट लिख दिया जाए कि एक्सप्लेन या व्हाट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, मतलब अदिश गुणनफल का ज्यामितीय निरूपण समझाइए। ऐसा करके क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, तो डायग्राम बना करके पूरा का पूरा क्वेश्चन ये जो हमने यहाँ से बताया है, ये देखो ये यहाँ से पूरा कंप्लीट, ये ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। वैसे इसके क्वेश्चन 13A में कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं, देख करके कर लेना और एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ना था हमें वेक्टर प्रोडक्ट का भी ज्यामितीय निरूपण, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब ये मीनिंग हम अगले वीडियो में, अगली टीचिंग में बताएंगे, क्योंकि अगर अभी बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन तब तक तुम सभी लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो भी कर लो, और जो और भी एक्स्ट्रा होमवर्क हमने अगली एक्सरसाइज का भी दिया था वो भी कंप्लीट करें। और ऐसा देखा जा रहा है कि जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं कम स्टूडेंट कर रहे हैं, और जो लोग कर भी रहे हैं थोड़ा बहुत तो उसका होमवर्क नहीं भेज पा रहे हैं, और होमवर्क नहीं भेजने का मतलब है वो सही में अच्छे से नहीं कर रहे हैं। जितने स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं निश्चित रूप में वो लगातार पीछे की ओर जा रहे हैं और वो मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकते हैं। मैथ्स में वही 100 या 90 प्लस मार्क्स लाने की क्षमता रखता है जो मैथ्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करे, और सबसे खास बात होगी डेली करे। हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि जिस प्रकार से इंसान को जीने के लिए भोजन चाहिए है, पानी चाहिए है, हवा चाहिए है, ठीक मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए डेली के डेली मैथ्स के प्रॉब्लम्स चाहिए है। मैथ्स की प्रॉब्लम जिस दिन सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसका मतलब समझना चाहिए आज हमने खाना नहीं खाया, भूख लगी है। अगर इस मानसिकता से मैथ्स से इंटरेस्ट बनाएंगे और लगाव करेंगे तो निश्चित रूप में मैथ्स बहुत अच्छा हेल्प करेगी और बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर से पढ़ेंगे अगला क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तब तक अपना ध्यान रखें।